everyone, welcome to Chetan Bharat Learning, and today in this video we will cover the MCQs of March 2021 month. We have already completed the compilation of March 2021 current affairs in the two parts, part 1 and part 2. आज हम इसके MCQs अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज भी हो सके और जो चीज़ें आपने वहाँ मिस कर दी थी याद करनी वो आप इन MCQs के थ्रू याद कर सके। क्लियर है? चलो फिर शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो हम हमेशा याद रखते हैं कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज करी है और व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजिंग दिस रिपोर्ट एंड व्हाट रैंक हैज इंडिया गॉट। हम ये देखते हैं। अगर हम सिंपल क्वेश्चन की बात करें, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 ये निकाला था एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि ड्यूरिंग द कोरोना लॉकडाउन्स, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन्स, कितनी ज़्यादा जो विमेन है उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी टू गेट अ जॉब, टू गेट अ प्रमोशन एज कम्पेयर टू द मेन। तो यही जो इंडेक्स है वो दर्शाता है कि भाई किस तरीके से जो गैप है बिटवीन टू जेंडर्स हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द लॉकडाउन्स ऑफ कोरोना। अगर हम ऑप्शंस देखें इसके तो ऑक्सफैम पॉवर्टी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिंक्डइन और नन ऑफ द अबव। देखो, ये जो इंडेक्स है दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय लिंक्डइन। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इसने ये बताया कि 9 in 10 और 89% ऑफ women were negatively impacted by the कोरोना वायरस पेंडेमिक। 9 in 10 बहुत बड़ा नंबर है एक तरीके से ये। तो कोरोना की पेंडेमिक की वजह से इतनी ज़्यादा जो women हैं उन्होंने अपने पास आने वाले जो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, उन सबको खो दिया। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ये, और बेसिकली किसके लिए है ये? इट इज़ मेजरली फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैप हैज़ बीन इंक्रीज्ड। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय लिंक्डइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्टिका एम सैटेलाइट। आर्टिका कह लो, अर्टिका कह लो, जैसा आपका दिल करे। अगर हम ऑप्शंस देखें इसके, इट इज डेवलप्ड बाय रशिया, ओके, हो सकती है। सेकेंड, इट विल मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन। देखो, नाम से ही क्लियर है उसका कि आर्टिका एम मिसाइल है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हाँ, दिस मिसाइल, दिस सैटेलाइट कैन बी ऑफ द आर्कटिक रीजन पर आपका वर्चस्व कायम करने के लिए। तो हाँ, दिस इज डेवलप्ड बाय द रशिया, और यह मिसाइल नहीं, इट इज सैटेलाइट। मिसाइल तो ज़्यादा वायलेंट चीज़ हो गई, मिसाइल नहीं है, इट इज़ अ सैटेलाइट। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय रशिया। इसने अभी रिसेंटली ही इसको लॉन्च किया था। और हाँ, आर्कटिका एम से ही आप ध्यान लगा सकते हैं कि इट इज़ टू मॉनिटर द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन। क्योंकि अगर हम देखें ना, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग, एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस शेल्फ और द ग्लेशियर्स ऑफ द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक रीजन आर मेल्टिंग वेरी रैपिडली। तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए भाई किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी पेस से कोई भी ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें इसके तो 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, तो दोनों ही सही हैं। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ऐसे भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन की आर्टिका एम सैटेलाइट है कि भाई ये यूएसए ने लॉन्च करी है, या फिर आर्टिका एम है, ये क्या चीज़ है? क्या ये कोई मिसाइल है? क्या ये कोई सैटेलाइट है? क्या ये कोई ड्रोन का नाम है? एंड नन ऑफ द अबव। तो जैसा भी क्वेश्चन आए, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं रुकता। चलो नेक्स्ट है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था मार्च मंथ में, क्योंकि इट वॉज रिलीज्ड। अब देखिए हम स्टेटमेंट इसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय वेल्थंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि क्या पता ये एनुअली वर्ड गलत दिया हो, क्या पता ये वेल्थंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड गलत दिया हो, तो दो इसमें ट्रिक्स हैं। चलो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इंडिया वॉज रैंक्ड एट 94th पोजीशन आउट ऑफ 107 कंट्रीज। देखो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने बार बार ये पढ़ा है कि भाई जब कोई इंडेक्स आता है ना, तो उसमें इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो किसने रिलीज़ किया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से आपका क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने हल्का सा भी इसको पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो, तो ये जो रिपोर्ट है, यस इट हैज़ बीन रिलीज्ड एनुअली बाय द वेल्थंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और इंडिया का जो रैंक है दैट इज एट द 94th पोजीशन आउट ऑफ 107 कंट्रीज। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शंस में देखो आप 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2, तो दोनों ही जब सही हैं तो आंसर इज सी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट आर दी पैरामीटर्स ऑफ दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके जैसे ग्लोबल जेंडर गैप है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो ये वाले जो इंडेक्सेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं कि भाई इंडिया का रैंक ऐसा क्यों आया, ऐसा इंडिया ने क्या कर दिया, कहाँ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कमी रह गई हमसे, तो वो सब चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं पेपर में, इसीलिए क्वेश्चन इन पर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, तो पैरामीटर्स टू जज एनी कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स आर, फर्स्ट है आपका अंडर न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि भाई कितने बच्चे लेस देन 5 years होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग जहां पर हम बात करते हैं कि भाई किसी भी पर्सन की हाइट विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज कम है या ज़्यादा है, बेसिकली कम की ही बात करते हैं स्टंटेड में। और नेक्स्ट है आपका लास्ट, इट इज द चाइल्ड वेस्टिंग। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं आपके टू जज एनी कंट्री इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, और इंडिया का रैंक आप जरूर ध्यान रखेंगे, दैट इज 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, खास करके आपके स्टेट एग्जाम्स के पेपर में। अगर हम देखें इसके ऑप्शंस, 3rd of March, 4th of March, 5th of March, none of the above। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है कि भाई ये जो डे है ये मार्च मंथ में मनाया जाता है, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन में मार्च है और बिल्कुल साथ साथ लगती हुई डेट्स हैं। तो आपने इनको डेट्स की बजाय आपने ऐसे ध्यान रखना है कि भाई इनको मनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और ये क्यों मनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये आपका मनाया जाता है उस दिन जिस दिन हम लोगों ने साइट्स, जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इस कन्वेंशन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। तो ये कन्वेंशन क्या है, बेसिकली ये अपने एनवायरनमेंट में किया है कि भाई किस तरीके से वो स्पीशीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, जिनके नंबर काफ़ी कम हो चुके हैं, उनमें किसी भी तरीके का ट्रेड अलाउड नहीं होगा।
ना तो पूरे के पूरे एनिमल का या फिर उसके बॉडी पार्ट्स का। किसी भी तरीके से ट्रेड वुड नॉट बी अलाउड। तो इस वजह से हम क्या कर सकेंगे, जितनी भी हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी कंजर्वेशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे बहुत इफ़ेक्टिवली। तो जब आपने कन्वेंशन ध्यान रखी है तब आपने ये भी देखना है कि भाई ये कन्वेंशन किसके दिन जो है साइन की गई थी। दिस वॉज साइंड ऑन द 3rd of March। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी कब मनाया जाता है आपका 3rd of March। ऑप्शन इज ए। और ये जो कन्वेंशन थी आपकी 3rd of March 1973 को इस पर साइन किए गए थे बाय डिफरेंट कंट्रीज। और अगर एक बार किसी कंट्री ने इस कन्वेंशन पर साइन कर दिए हैं तो दैट कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग ऑन दैट कंट्री। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन दैट कंट्री कि भाई जो भी प्रोविजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं हर कंट्री को वो मानने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप डे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप ये कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, इस कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या था वो ध्यान रखेंगे, एंड लास्टली कि भाई ये सब कंट्रीज के ऊपर लीगली बाइंडिंग है विच एवर कंट्री हैज साइंड। चलो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम मार्च मंथ में न्यूज़ में था ये। अगर हम स्टेटमेंट्स पढ़ें इसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कैराकल अ मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट, नाम है बेसिकली वाइल्ड कैट का, फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात was included in the list of critically endangered species। देखो इस स्टेटमेंट में कई सारी चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैराकल जो है ये वाइल्ड कैट ना होने की बजाय वाइल्ड गोट हो, कोई भी और चीज तरीके की स्पीशी हो सकती है ये, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि भाई ये राजस्थान गुजरात में ना पाई जाती हो, ये महाराष्ट्र में पाई जाती हो स्पीशी, या फिर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल ना की गई हो। तो यहाँ पर कई सारे ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू कि भाई ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही आपकी सही हैं। एक स्टेटमेंट में आपके कम से कम 4 और क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्लियर हो गए हैं कि भाई ये कैराकल है जो एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है जो कि राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में मिलती है और जिसको रिसेंटली अभी अंडर द स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट। सेकेंड इज इट हैज नाउ टोटल 22 स्पीशीज अंडर द प्रोग्राम। तो ये भी हो सकता है कि भाई 22 ना हो, बट आपने ध्यान रखना है न्यूज़ में ये था, तो टोटल अब कैराकल को मिलाकर 22 स्पीशीज हो चुकी हैं अंडर द स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। ऑप्शंस अगर हम देखें तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम है ये बेसिकली है क्या। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि भाई एक प्रोग्राम चलता है आपका द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसके अंदर आपके कई कंपोनेंट्स हैं जो कि स्पीशीज को बचाने के लिए काम आते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट तो यही है आपका स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। दूसरा है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर हम यहाँ देखें कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोटेक्टेड एरियाज? खास करके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके अलावा जो और एरियाज बचते हैं वहाँ पर भी हमें स्पीशीज़ की कंजर्वेशन करनी है। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज। तो देखो इसमें ना कई सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे हो गए, मतलब मकसद सभी का एक है कि भाई हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, लेकिन वो कैसे करना है?
हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को भी सपोर्ट करना है, हमें उसके आउटसाइड जो एरिया है उसको भी सपोर्ट करना है, एंड अल्टीमेटली जितनी भी स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनकी कंजर्वेशन या फिर उनकी रिकवरी भी हमारा एक मोटिव है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 22 स्पीशीज अब हो चुकी हैं टोटल आफ्टर इंक्लूडिंग दी कैराकल, अ मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट। ठीक है, याद रहेगा।